हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीबी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, पिछले टर्म पर हमने लैमार्कवाद को बताया था कि लैमार्कवाद के आधारभूत बिंदु क्या है या मूल बिंदु क्या हैं, उनका प्रयोग का उदाहरण क्या रहा और लैमार्क की आलोचना किन वैज्ञानिकों ने किया था। आज हम बताएंगे डार्विनवाद के बारे में। ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लैमार्क के बाद विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, जिसे हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। डार्विन ने सन 1831 ईस्वी में बीगल नामक जहाज पर 22 वर्ष की आयु में 5 वर्ष तक लगातार दक्षिणी अमेरिका तथा इसके द्वीपों की इन्होंने यात्रा किया और यात्रा के दौरान दक्षिणी अमेरिका तथा अन्य द्वीप समूहों के ऊपर रहने वाले जीव जंतुओं के विषय में अध्ययन किया और लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के पश्चात उन्होंने 1859 ईस्वी में जैव विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को एक पुस्तक में लिखा और उस पुस्तक का नाम है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, यानी कि वर्जिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सेलेक्शन। ये डार्विन की पुस्तक का नाम है। ये कभी कभी बच्चों पूछा जाता है कि डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है, तो आप बताएंगे प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, या अंग्रेजी में वर्जिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सेलेक्शन। और इस पुस्तक में उन्होंने जैव विकास के संबंध में अपने विचार को प्रस्तुत किया और इनके सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत कहते हैं या डार्विनवाद कहते हैं। उन्हीं के समय में वेलेस नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी इन्हीं के समान स्वतंत्र रूप से अपने विचार को प्रस्तुत किया था, लेकिन सर्वाधिक मान्यता डार्विन को ही मिली थी। अब डार्विन के जो सिद्धांत हैं या जो डार्विनवाद है उसके मूल बिंदु क्या हैं, तो ये 6 पॉइंट हैं। पहला है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। प्रत्येक जीवधारी के अंदर अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और निम्न श्रेणी के जंतुओं में ये सर्वाधिक होती है। एक समुद्री सीपी प्रति वर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। इसी तरह से मादा एस्केरिस है, वह 2 करोड़ 70 लाख अंडे अपने जीवन काल में देती है। फलस्वरूप इतने सारे अंडे सीपी दे रही है या मादा एस्केरिस दे रही है, लेकिन इसके अनुपात में उनकी संख्या बढ़ती नहीं है। सदस्यों की संख्या रेखा गणितीय अनुपात में बढ़ती है और वह अंक गणितीय अनुपात में नहीं बढ़ती है। वरना क्या होता कि पूरा समुद्र सीपियों से ही भर जाता, या मादा एस्केरिस इतने अंडे दे रही है और इसके अंडे से सारे बच्चे बच जाएं तो पृथ्वी तो पूरा इन्हीं से भर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अगला पॉइंट है बच्चों, जीवन संघर्ष। प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता तो है, अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन उन संतानों की आवश्यकता पूर्ति के लिए उन्हें उचित प्रकाश चाहिए, उचित भोजन चाहिए, उचित पानी चाहिए तथा आवास चाहिए। तो इन संतानों के लिए, आवास के लिए, भोजन के लिए और
प्रजनन के लिए आपस में जीवन संघर्ष होता है। और इस जीवन संघर्ष में बच्चों क्या होते हैं, तमाम नष्ट हो जाते हैं। जैसे सीपी है, अंडे दे रही है समुद्र में, तमाम जीव उसके अंडों को खा जाएंगे। जो बहुत दो चार बच गए कहीं, तब जा कर के उससे दूसरा सीपी तैयार हो पाता है, नहीं तो समुद्र में रहने वाले तमाम जंतु उनके अंडों को खा जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अब संघर्ष जो होता है, जीवन संघर्ष है, यह 3 तरह का होता है। अंतःजातीय संघर्ष, अंतर्जातीय संघर्ष, जीवों तथा वातावरणीय कारकों के बीच संघर्ष। अंतःजातीय संघर्ष यानी जब एक ही जाति के सदस्यों के बीच में भोजन, आवास व प्रजनन के लिए आपस में संघर्ष होता है, तो उसे हम कहते हैं अंतःजातीय संघर्ष। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य जात में ही आपस में संघर्ष होता है, या कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, हिरन है, ये भी, इनके भी आपस में यानी अपनी जातियों के सदस्यों के बीच में संघर्ष होता है। तो वह भोजन के लिए होता है, आवास के लिए होता है और प्रजनन के लिए होता है। अंतरजातीय संघर्ष, यह संघर्ष भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच में होता है। तो ये संघर्ष भोजन के लिए होता है और आवास के लिए होता है। अब जंगल में जो है हिरन रह रहा है, तेंदुआ रह रहा है या शेर रह रहा है, तो अब इसको भोजन चाहिए, तो भोजन के लिए वह हिरन का शेर क्या करेगा, शिकार करेगा। तो अब यह हिरन के जितने भी बच्चे होंगे बहुत सारे उसमें क्या हो जाएंगे, उनको खा जाएगा और कुछ ही केवल क्या हो पाएंगे, बच पाएंगे। तो इस तरह से जहाँ पर भोजन के लिए शिकार करते हैं एक जंतु दूसरे जंतु का, चाहे पानी के अंदर बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को या दूसरे जंतु उनको खा जाते हैं, तो इस तरह से एक जाति से दूसरे जात के सदस्यों के बीच में ये संघर्ष होता रहता है। और तीसरा है जीवों तथा वातावरणीय कारकों के बीच संघर्ष है, यानी वातावरण के अनुसार अनुकूलन जीवन संघर्ष में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब वातावरण का, जैसे कि अधिक वर्षा, बाढ़ का आ जाना या सूखा पड़ जाना या तूफान का आ जाना, ओलावृष्टि का हो जाना, सुनामी का आ जाना, तो इस तरह से ये वातावरण में वातावरण के जो कारक, अधिक गर्मी पड़ने लगे, सूर्य की जो है अधिक ठंडक पड़ने लगे, तो ये वातावरण के कारक है। और इन वातावरण के कारकों का प्रभाव जीवों के ऊपर पड़ता है। अब वातावरण के अनुकूल जो अपने आप को बना लेते हैं वही जीवित रह पाते हैं, वरना वातावरण के प्रभाव के कारण बहुत सारे जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव जितनी संतान उत्पन्न करता है या जितने अंडे देते हैं, वे सभी जीवित नहीं रह पाते हैं, इस जीवन संघर्ष में नष्ट हो जाते हैं। केवल कुछ ही बच पाते हैं और वही बच पाते हैं जो वातावरण के अनुकूल रहते हैं। अगला पॉइंट है योग्यतम की उत्तर जीविता। जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं। वातावरण में जिस तरह का परिवर्तन होता रहता है उसके अनुसार यदि जीव अपने आप में परिवर्तन लाता रहता है तो वह जीवित रहता है, और जो वातावरण के अनुसार अपने आप में परिवर्तन नहीं ला पाता है तो वह जीवित नहीं रह पाता है, वह शीघ्र समाप्त हो जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रकृति में अपने
आप अनुकूलित जीवों के जीवित रहने तथा प्रतिकूल जीवों के समाप्त होते रहने को ही योग्यतम की उत्तर जीविता कहा है। योग्यतम की उत्तर जीविता का अर्थ है कि वातावरण के अनुकूल रहने वाले जीव जीवित रहते हैं और वातावरण के प्रतिकूल रहने वाले जीव समाप्त हो जाते हैं। तो वातावरण के अनुकूल जीवित रहने तथा प्रतिकूल में समाप्त होने को ही हम कहते हैं योग्यतम की उत्तर जीविता। अब है विभिन्नताएं। एक ही माता पिता की संतानें अगर कई होती हैं तो उनमें आपस में उनके रंग रूप आकार में कुछ न कुछ अंतर होता है और इस अंतर को ही हम विभिन्नताएं कहते हैं। और संतानों का माता पिता के गुणों से भी अंतर होता है, उनमें भी ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसे जीव जिनमें जो विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल उत्पन्न होती हैं वो जीवित रहते हैं और जिनमें विभिन्नताएं वातावरण के प्रतिकूल रहती हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी विभिन्नताएं संतानों में वंशागत होती हैं। कौन सी विभिन्नताएं? जो विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल जीवों में उत्पन्न होती हैं वही विभिन्नताएं आगे की पीढ़ी में वंशागत होती हैं और जिससे कि वह वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त हो सके। और इस विभिन्नताओं के कारण ही धीरे धीरे जो है एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। यानी विभिन्नताएं जो होती हैं वह नई जाति की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और अगला है प्राकृतिक वर्ण। जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं और जो अपने आप को वातावरण के या प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाते हैं वे क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो प्रकृति जो होती है वह उन्हीं जीवों का या उन्हीं जंतुओं का वर्ण करती है जो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं, जो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल रहते हैं या जिनके अंदर प्रकृति के अनुकूल परिवर्तन होता है। प्रकृति उन्हीं का वर्ण करती है बच्चों, या प्रकृति के द्वारा योग्यतम का चुनाव होता है। यानी प्रकृति में जो अपने आप को अनुकूलित कर लिया अच्छी तरह से, जो सबसे अच्छा है उसी का प्रकृति वर्ण करती है और या चुनाव करती है। इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक वर्ण, यानी प्रकृति द्वारा किया गया चुनाव। प्रकृति किसका चुनाव करेगी? जो प्रकृति के अनुकूल होते हैं।